तो मैंने यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया है उस एग्ज़ाम्पल में मैं ये कह रहा हूँ कि दो यूज़र हैं, राम और श्याम, और हमारे लैब में एक प्रिंटर है। राम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की रिक्वेस्ट देता है और श्याम भी एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की रिक्वेस्ट भेजता है। देखिए, फेयरनेस का मतलब क्या है? फेयरनेस का मतलब ये है कि अगर राम की रिक्वेस्ट पहले जनरेट हुई है तो राम के डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट पहले निकलेगा। नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों? क्योंकि देखिए, एक प्रिंटर है, उस एक प्रिंटर का इस्तेमाल एक टाइम पर एक ही डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा प्रिंटर एक साथ एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेगा। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कंट्रोल प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एक कंट्रोल प्रोग्राम बोलने का क्या मतलब है? देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद में एक प्रोग्राम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद में एक प्रोग्राम है, ये बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम होता है। यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्राम बोलने से मेरा मतलब क्या है? तो मेरा मतलब ये है कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड्स, अगर हम लोग बात करें टाइम को लेकर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर, और अगर हम लोग बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर, तो इन दोनों केसेस में हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हाईली ऑप्टिमाइज्ड कोड होता है। दूसरी बात, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले डायग्राम में देखा था, जहाँ पे हमने पूरे कंप्यूटिंग को 4 लेयर में डिवाइड किया था, तो मैंने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एन इन्वायरमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोग्राम्स। तो इस बात को ज़रा समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो खुद में एक प्रोग्राम है, अपने आप को एग्जीक्यूट करा रहा है, साथ ही साथ वो बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम, बहुत सारे सिस्टम प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करा रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, हो सकता है कि एग्जीक्यूशन के समय कुछ एरर्स भी आ जाए, कुछ ऐसे प्रोग्राम हो जो हमारी हार्डवेयर को इल्लीगल वे में एक्सेस करने की कोशिश करें, जो हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी पॉलिसी को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू कंट्रोल सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। दैट्स वाई इट इज़ सेड OS इज़ अ कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके कोई भी ग्लोबली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, देखिए, एक कोशिश क्या है, एवरीथिंग अ वेंडर सिप्स व्हेन यू ऑर्डर एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ गुड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन, अगर आप किसी वेंडर से बोल रहे हैं कि मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पे आपको जो कुछ देगा उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलेंगे। हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीज़ों से बना होता है, एक को बोलते हैं कर्नल और एक को बोलते हैं सेल। देखिए, कर्नल जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। कर्नल इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली जब हम किसी वेंडर से बोलेंगे कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम दो, तो वो आपको क्या देगा? तो वो आपको देगा कर्नल। इस कर्नल के साथ हमें इंटरेक्ट करना है, तो कर्नल के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एक इंटरफेस की, और वो इंटरफेस जो है, दैट इंटरफेस इज़ नोन एज सेल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को दो तरीके से हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है, और बोला कि एक पार्ट जो है वो है कर्नल और एक पार्ट है वो है सेल। कर्नल इज़ द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेल प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कॉन्टैक्ट विद कर्नल। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफिनीशन हुई। मीन्स अगर हम किसी से ऑपरेटिंग सिस्टम मांग रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुझे जो कुछ दे उसके साथ साथ कर्नल जरूर दे, बिकॉज कर्नल इज़ द हार्ट। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम से कर्नल को हटा लेंगे तो हम लोग कभी भी उस
पैकेज को ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, कंप्यूटर स्टार्टअप। तो जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, व्हेन कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन, तो उस समय हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तो उपलब्ध होता नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज में पड़ा होता है। ठीक है, तो उस सेकेंडरी स्टोरेज से ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें कंप्यूटर की मेमोरी में लोड कराना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, एक प्रोग्राम होता है, उसको बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या काम करता है? तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम, जब भी हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम एक्टिव होता है और वो सारे डिवाइसेस को चेक करता है कि सारी डिवाइसेस काम करने की स्थिति में है या नहीं है। अगर बूट स्ट्रैप लोडर को ये पता चल जाता है कि सारी डिवाइसेस रेडी स्टेट में है, काम करने लायक है, तब हमारा बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड कराता है। ठीक है, जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, तब यूज़र कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दिस बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इज़ ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये गलत नहीं होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई साहब, ये बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो बेसिकली होता कहाँ है? तो अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स, आप लोगों को अगर कुछ याद आ रहे हो, तो हम लोगों ने रैम और रोम की बात की है। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी, वो मेमोरी जिसको केवल रीड किया जा सकता है, उस मेमोरी के ऊपर हम लोग राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है, ये रोम में स्टोर होता है। देखिए, हम लोगों ने अब तक दो चीज़ों को पढ़ा। एक को पढ़ा था हम लोगों ने हार्डवेयर, जिसका लॉजिकल फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और एक को बोला था सॉफ्टवेयर, जिसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस है। बट वी हैव वन मोर वेयर, उसको बोलते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर लाइज इन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, वो चीज़ जो न पूरी तरीके से हार्डवेयर है, न तो पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है, तो ये जो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज स्टोर्ड इन द रोम। और इसका काम क्या है? तो इसका काम ये है कि हमारे कंप्यूटर पे जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन सारे रिसोर्सेज को क्या करें? चेक करें वेदर ऑल दोज रिसोर्सेज फिजिकल हार्डवेयर्स आर रेडी टू यूज़ आर नॉट। अगर जवाब हमको मिलता है कि यस, ऑल द रिसोर्सेज आर इन प्रॉपर कंडीशन, दे आर इन ऑपरेटिंग condition, they are in active condition, then and only then bootstrap program loads operating system from secondary memory to the primary memory. ठीक है, जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, मीन्स वी आर सिंपली लोडिंग द कर्नल। ठीक है, वंस कर्नल इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, नाउ आवर मशीन इज रेडी टू यूज। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें बात करनी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देखिए, इस डायग्राम में हार्डवेयर हमको दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है, डिस्क कंट्रोलर दिख रहा है, यूएसबी कंट्रोलर दिख रहा है, ग्राफिक्स अडाप्टर दिख रहा है, डिस्क, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और मेमोरी। ठीक है, देखिए, पहली चीज़ तो ये जानना है कि हमारा जो कंप्यूटर मशीन है, उस कंप्यूटर मशीन पे हमारे पास एक सीपीयू हो सकता है, एक से ज़्यादा सीपीयू हो सकते हैं। ठीक है, जो भी डिवाइसेस हमारे मशीन से कनेक्ट होती है, उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी डिवाइस कंट्रोलर की होती है। ठीक है, डिवाइस कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल डिवाइस ऑफ ए टाइप। ठीक है, मतलब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क कंट्रोलर, मीन्स डिस्क कंट्रोलर कैन कंट्रोल डिस्क ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा डिस्क कंट्रोलर जो है वो यूएसबी की डिवाइसेस को भी क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो भी डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस के लिए एक एप्रोप्रिएट डिवाइस कंट्रोलर होता है। ठीक है, अच्छा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि
concurrent execution of CPU and devices competing for memory cycle। ठीक है, देखिए ये जो मेमोरी लगी हुई है, this memory is being shared among various components like CPU, disk controller, USB controller and graphics adapter। ठीक है, तो ये जब भी हम लोग बात करेंगे मेमोरी, मेमोरी मीन्स प्राइमरी मेमोरी, वी आर टॉकिंग अबाउट द रैम। ठीक है, ये डिवाइस कंट्रोलर जो है वो भी मेमोरी को एक्सेस करेगा, USB कंट्रोलर है वो भी मेमोरी को एक्सेस करेगा, ग्राफिक्स एडाप्टर जो है वो भी मेमोरी को एक्सेस करेगा, और ऑफ कोर्स हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी मेमोरी को एक्सेस करेगा। इस बात को फिर से मैं दोहरा दूं कि डिस्क कंट्रोलर केवल डिस्क को कंट्रोल करेगा, USB कंट्रोलर केवल USB से कनेक्टेड डिवाइसेस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ग्राफिक्स अडाप्टर केवल मॉनिटर को डील करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स अडाप्टर डिस्क को कंट्रोल कर ले या डिस्क कंट्रोलर जो है प्रिंटर को डील कर ले या कीबोर्ड या माउस को डील कर ले। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं कि जो भी डिवाइस कंट्रोलर होते हैं उनकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। देयर इज़ अ मैक्सिमम लिमिट टू सपोर्ट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिवाइस। ठीक है, तो इस बात को भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ मैं इसी कंटिन्यूएशन में आप लोगों को बता दूं तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग अपने मशीन में रिसोर्सेज को ऐड करते जाए तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस हमेशा बढ़ती रहेगी। देयर इज़ ऑलवेज अ सैचुरेशन पॉइंट, और उस सैचुरेशन पॉइंट पे क्या होगा, उस सैचुरेशन पॉइंट पे हमारा जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस मैक्सिमम होगी। उसके बाद चाहे आप जितनी भी डिवाइसेस को ऐड कर दें कभी भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन की। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए IO डिवाइसेस और CPU की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। हमने कहा पहले पॉइंट में लिखा हुआ है IO डिवाइसेस एंड द CPU कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। बोलने का मतलब क्या है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और CPU दोनों कंकरेंटली मतलब एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब इस बात को समझिए, क्या समझना है कि हमारा जो CPU है उसका कोई भी रोल नहीं होता है जब हमारा कोई प्रोग्राम इनपुट आउटपुट एक्टिविटी कर रहा हो। ठीक है, इनपुट आउटपुट एक्टिविटीज़ आर ऑलवेज फ्री फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट ऑफ CPU। ठीक है, दूसरी बात, ईच डिवाइस कंट्रोलर इज़ इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर डिवाइस टाइप। जो भी डिवाइस कंट्रोलर होते हैं वो अपने किसी एक पर्टिकुलर टाइप के डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि ऊपर वाले डायग्राम में हम लोगों ने इस बात को देखा था कि अपने पास क्या है, डिस्क कंट्रोलर है। डिस्क कंट्रोलर जो है वो क्या कर रहा था, डिस्क को कंट्रोल कर रहा था। दूसरी चीज़, ईच डिवाइस कंट्रोलर हैज़ अ लोकल बफर। हर डिवाइस कंट्रोलर के पास अपना एक लोकल बफर होता है। उस लोकल बफर में जो भी कंटेंट है वो हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे किसी डॉक्यूमेंट को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो डॉक्यूमेंट को अगर हमको प्रिंट करना है तो वो डॉक्यूमेंट जो है हमारे प्रिंटर के लोकल बफर में स्टोर होगा। ठीक है, उस लोकल बफर से हमारा प्रिंटर क्या करेगा, कंटेंट को फेच करेगा और उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए CPU मूव्स डेटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर। ठीक है, तो जो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कहाँ से कहाँ, मेमोरी से लोकल बफर में या फिर लोकल बफर से मेमोरी में, तो इट इज़ बीइंग डन बाय CPU। ठीक है, आगे क्या है, IO इज़ द फॉर्म IO इज़ फ्रॉम द डिवाइस टू लोकल बफर ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, और अगली चीज़ क्या है कि डिवाइस कंट्रोलर इन्फॉर्म CPU दैट इट हैज़ फिनिश्ड इट्स ऑपरेशन बाय कॉजिंग एन इंटरप्ट। ठीक है, जब भी कोई डिवाइस अपना इनपुट आउटपुट एक्टिविटी को फिनिश करेगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो क्या करेगी, इन्फॉर्म करेगी। इन्फॉर्म करने का जो तरीका है वो कैसे है, तो एक इंटरप्ट जो है जनरेट होगा। देखिए इंटरप्ट क्या है, इंटरप्ट इज़ अ टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है, वो जनरेट होता है। मसलन मैं आपको बोलूं कि अगर आप किसी प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाल रहे हो और पेज ख़त्म हो गया, ठीक है, तो जैसे पेज ख़त्म होता है
तो एक सिग्नल जनरेट होता है जो सिग्नल यूज़र को बताता है कि पेपर जो है वो कंज्यूम हो चुका है, ठीक है। तो या फिर जब हम लोग प्रिंटिंग ख़त्म हो जाती है तो हमारा प्रिंटर जो है इस बात को दिखाता है, बताता है कि प्रिंटिंग का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी रही? तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हमारे डिवाइस कंट्रोलर की है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कॉमन फंक्शंस ऑफ इंटरप्ट, जो भी इंटरप्ट की बात हम लोग कर रहे थे जिसको मैंने सिग्नल कहा, तो ये करता क्या है? देखिए पहली चीज़, इंटरप्ट होते हैं सिग्नल, ठीक है। इन सिग्नल को जनरेट करने की जिम्मेदारी या तो हार्डवेयर की होगी या फिर सॉफ्टवेयर की होगी। अगर हार्डवेयर इसको जनरेट करेगा तो हम लोग बोलेंगे हार्ड इंटरप्ट, और अगर सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा तो हम लोग बोलेंगे इसको सॉफ्ट इंटरप्ट। इस बात को यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा उस इंटरप्ट की हमें हैंडलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इंटरप्ट जब भी जनरेट होंगे उसकी हमें हैंडलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। देखिए जैसे हम लोग माउस से ना क्लिक किए, तो माउस से अगर हमने क्लिक किया है तो ये एक इनपुट है, ठीक है। और एक इवेंट क्या होगा? जनरेट होगा, और जैसे इवेंट जनरेट होगा उस इवेंट को हमें कंज्यूम कराना होगा, ठीक है। तो इंटरप्ट को जब भी जनरेट होते हैं सिस्टम में तो हमें उन इंटरप्ट को क्या करना होता है? कंज्यूम करना होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आगे हम लोग इसके आगे की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है।